Hello girls, how are you all? I hope so that you all are fit and fine and feeling happy to see me in your school. क्लास में देख रहे हैं आप मुझे और आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आपको पता है कि हम लोग नौका विहार पढ़ रहे थे और नौका विहार में जो है हम लोग 4 पैराग्राफ्स पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसका 5th पैराग्राफ पढ़ेंगे। कौन सा पैराग्राफ पढ़ेंगे? 5th पैराग्राफ पढ़ेंगे। आपको जैसा कि पता है कि ये सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है। किसके द्वारा लिखा हुआ है? सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा ये चैप्टर है। तो चलिए हम लोगों ने इसके पहले के पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके पहले के पैराग्राफ में बेटा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो नाव है वो बीच में जा रही है। नाव कहाँ जा रही है? नाव गंगा नदी के बीच में जा रही है। और अब हम इसके आगे देखेंगे, ठीक है? इसके आगे अब हम आपको पढ़ाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है वो एक रीडिंग करते हैं पूरे पैराग्राफ, ठीक है? देखिए, जब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। फिर से पढ़ रही हूँ। जब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। अति दूर क्षितिज पर विटप मार, लगती ध्रुव रेखा सी अरार, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशुसा समी, सोया धारा से एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रति। वह कौन विहग क्या विकल को, उड़ता हरने निज विहर, विरह शोक छाया की कोकी को विलोक। यहाँ तक आपका एक पैराग्राफ होगा। यहाँ तक आपका क्या होगा? एक पैराग्राफ जो है वो पूरा होगा। इसकी जो मैंने अभी 4 लाइन शुरू की 2 बार पढ़ी है, इसके आगे की लाइन्स भी दोबारा पढ़ रही हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है? तो देखिए, अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशुसा समी, सोया धारा से एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रति। वह कौन विहग क्या विकल को, उड़ता हरने निज विरह शोक छाया की भूखी को विलोक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग अर्थ जो है वो एक एक शब्द का समझेंगे। जब पहुँची चपला बीच धार, अब जो गंगा नदी है उसके बीच जब जो हमारी नाव है वो कहाँ पहुँच रही है? हमारी नाव जब गंगा नदी के बीचों बीच पहुँच रही है, उस समय का दृश्य जो है वो यहाँ पर कवि ने, सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपने सहज सरल वाणी में व्यक्त किया है। तो चलिए, तो हम इसका प्रसंग क्या लिखेंगे? तो हम इसका जो प्रसंग लिखेंगे वो हम ये लिखेंगे कि जब नौका विहार करते हुए जो दोनों तटों के प्राकृतिक दृश्यों का जो मनोहर वर्णन उन्होंने किया है, जैसे आपको मैंने बताया था कि नाव, आपको मैंने यहाँ पर उस दिन पिक्टोरियल उसका रिप्रेजेंटेशन किया था नाव का, कि नाव जो है वो जब चल रही है यहाँ लहरों के बीच में, तो यहाँ क्या है? 2 तट है। क्या है? 2 तट है। एक तट ये है, एक किनारा ये है और एक किनारा ये है। नदी के बीच में किनारे होते हैं ना, नदी में किनारे किनारे, और ये नदी का बीच। अब यहाँ पर इस दृश्य का वर्णन है जब हमारी जो नाव है वो इन दोनों के बीच बीच में पहुँच रही है। कहाँ पर पहुँच रही है? इस चपला, जब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। तो जब नाव बीचों बीच में पहुँच रही है, किसके बीचों बीच में? इन दोनों तटों के बीच में। कहाँ पर? इन दोनों तटों के बीच में। तो आप क्या कह सकते हैं बेटा? ये इसमें प्रसंग लिखेंगे कि जब सुमित्रा नंदन पंत नौका, मान लीजिए यहाँ से पैराग्राफ आता है, तो आप प्रसंग कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि जब सुमित्रा नंदन पंत जी गंगा नदी के तट पर पहुँचे और उनका मन करने लगा
कि वो एक नौका विहार कर आए, नौका में घूम आए, तब उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि बहुत स्वच्छ चांदनी चारों ओर छाई हुई है और उस स्वच्छ चांदनी में उनका मन कर गया कि वो नौका में जाएं और नौका विहार करें। जब वो नौका विहार करने लगते हैं, मतलब नौका में बैठ करके और उनकी नाव तैरने लगती है, तो जब बीचों बीच वो पहुंचते हैं, दोनों तटों के उस वातावरण का वर्णन यहाँ कवि ने किया है। समझ में आ गया? उस वातावरण का वर्णन यहाँ कवि ने किया है, ये इसका प्रसंग हो। ठीक है, इसमें कुछ और अच्छे वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं कि इस वातावरण का मनोहारी और मनोरम वर्णन सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी सहज सरल भाषा में किया है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए आगे। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगर। अब इसके पहले के पैराग्राफ में आपने पढ़ा था कि जब यहाँ से नाव चल रही है, जब यहाँ से नाव चल रही है तो क्या हो रहा था? यहाँ से नाव चलने पर ये चांदनी का कगार, इस किनारे पर, नाव के किनारे पर चंद्रमा की चांदनी ऊपर से पड़ रही थी। चंद्रमा की चांदनी जब ऊपर से पड़ रही थी तो ये किनारे जो हैं ये बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब जबकि सुमित्रा नंदन पंत जी की नाव नदी के बीचों बीच में पहुंच गई है तो क्या हो रहा है? छिप गया चांदनी का कगार। कगार मतलब किनारा। अब जो चांदनी यहाँ से ऊपर से आ रही थी, ये जो चांदनी यहाँ किनारे पर पड़ रही थी, अब वो दृश्य उनको नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? कवि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब उनकी नाव गंगा नदी के मध्य धार के बीच में पहुँचती है तो वहाँ से जो चंद्रमा की चांदनी है, इसको लिखेंगे ना आप, तो कैसे लिखेंगे कि जो चंद्रमा की चांदनी है अब वो उस रेतीले तट पर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। चंद्रमा की चांदनी अब उस रेतीले तट पर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। समझ में आ गया? इसके आगे देखिए। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। क्या लाइन है? दो बाहों के दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। अब कवि को क्या प्रतीत हो रहा है कि दो बाहों से दूरस्थ तीर। अब आपको मैंने बताया था धारा का कृश कोमल शरीर। अब आपको मैंने क्या बताया था? स्टार्टिंग का पैराग्राफ याद कीजिए, पहला पैराग्राफ। स्टार्टिंग में जो पैराग्राफ था उसमें क्या हम लोगों ने देखा था कि गंगा जो है वो ग्रीष्म ऋतु की गंगा नदी है। ग्रीष्म ऋतु की गंगा नदी है तो वो कैसी है? बहुत कोमल सी धारा उसकी, बहुत पतली सी धारा उसकी चल रही है। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जब हम किनारे से देखते हैं नाव को, ठीक है, कवि स्वयं कहाँ बैठा है? कवि अपने मित्र के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है। इसको आप ऐसे समझिए कि कवि अपने मित्र के साथ बीचों बीच नाव पर बैठे हुए हैं और अब जब वो देख रहे हैं दूर से, दोनों किनारे उनको अपने से बहुत दूर प्रतीत हो रहे हैं। क्यों दूर प्रतीत हो रहे हैं? क्योंकि वो जो है वो नाव के बीचों बीच, नदी के बीचों बीच और फिर नाव के बीचों बीच, दो चीज़ें हैं। एक तो वो नदी के बीचों बीच बैठे हैं, दूसरे वो नाव के बीचों बीच बैठे हैं। ठीक है, तो अब उनको वहाँ से ये प्रतीत हो रहा है कि जब दूर से जो दो किनारे हैं वो ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे धारा का कृश कोमल तक शरीर आलिंगन करने को अधीर। कृश मतलब पतला, कोमल मतलब सॉफ्ट, मधुर, ठीक है, जो छूने में आपको सॉफ्ट लगे। शरीर मतलब आपकी बॉडी। अब ये जो गंगा नदी का शरीर है, यहाँ पर जो गंगा नदी का यहाँ पर शरीर है, ये दोनों ऐसे किनारे लग रहे हैं जैसे कि गंगा नदी को वो गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी एक स्त्री के समान है और ये दो किनारे इस गंगा नदी को, ये जो गंगा नदी है इसके कोमल शरीर को आलिंगनबद्ध करने के लिए तैयार हो। क्या लग रहा है कवि को? दूर से उनको ये किनारे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि जैसे ये दोनों किनारे
व्याकुल होकर के गंगा की धारा रूपी जो नायिका है, इसको आप साहित्यिक भाषा में लिखेंगे ना, आपको पहले ही मैंने बताया था कि गंगा यहाँ पर कैसी है, तनवंगी नायिका के समान है। गंगा जो है वो तनवंगी नायिका के समान, एक दुबली पतली नायिका के समान। क्यों? तो इसको यहाँ पर आप क्लियर करेंगे बेटा। क्या क्लियर करेंगे? कि चूँकि ग्रीष्म ऋतु की गंगा नदी है, उसका शरीर पतला है, दुबला सा है, तो ये जो दो किनारे हैं, ये दो किनारे अपनी जो गंगा की धारा रूपी नायिका है उसके कोमल शरीर को, पतले कोमल शरीर को आलिंगनबद्ध करना चाहते हैं, आलिंगनबद्ध करना चाहते हैं। और जिसके लिए ये जो दो किनारे हैं, ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने अपनी दोनों बाहें फैला दी हैं, इन दो किनारों ने अपनी दोनों बाहें फैला दी हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? एक बार फिर से बता दे रही हूँ, आप लिख लीजिए कि ये कवि को दूर से ये दोनों किनारे, ये जो दो किनारे हैं, ये ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि मानो व्याकुल होकर गंगा की धारा रूपी नायिका के कोमल पतले शरीर को वे आलिंगनबद्ध करना चाहते हैं, और जिसके लिए उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैला दी हैं। समझ में आ गया? Easy to follow? I think so you are understand very well, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में पिक्चर के साथ पढ़ाने से ज़्यादा आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है? तो चलिए आगे की पंक्तियाँ लेते हैं। अति दूर क्षितिज पर विटप मार, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। अब जब कवि कहाँ है, इसको देखिए, इस जगह इसको बनाते हैं। अब बहुत दूर कहीं, अब जब यहाँ पर ये लोग हैं, जब यहाँ पर ये दोनों व्यक्ति बैठे हुए हैं, पंत जी अपने मित्र के साथ बैठे हुए हैं, तो उनकी दृष्टि जो है वो चारों ओर जा रही है। ये बड़ा पैराग्राफ है, इसमें 3-4 चीज़ें आपको अलग अलग दिखाई देंगी। अभी उन्होंने क्या देखा, ये जो पैराग्राफ है ना, इसको आप जो है वो 3 भागों में बांट सकते, 4 भागों में बांट सकते हैं। क्यों बांट सकते हैं? अलग अलग पैराग्राफ चेंज करके आप इसका अर्थ लिखेंगे। क्यों 4 भागों में बांटेंगे आप इसको? ऊपर तो आप प्रसंग वही लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि हर तीसरी पंक्ति के बाद कवि अपने विचारों को यहाँ पर बदल रहा है। एक्चुअली क्या है, कवि कैसे होते हैं? कवि जो है वो कल्पनाशील होते हैं। कवि कैसे होते हैं? कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी जब अपनी नाव पर बैठे हुए हैं, ये आप लिखेंगे भी जो मैं आपको बता रही हूँ, जब वो अपनी नाव पर बैठकर नौका विहार कर रहे हैं, तो उनकी दृष्टि, और जब उनकी नाव बीचों बीच पहुँचती है, ठीक है, इसको यहाँ पर लिखेंगे आप जब पैराग्राफ चेंज करेंगे। प्रसंग में तो आप केवल उतना ही लिखेंगे जो आपको पहले मैंने बताया। इसको आप यहाँ पर लिखेंगे कि उनकी दृष्टि जब वो बीचों बीच पहुँचे तो उनकी दृष्टि अब चारों ओर जा रही है। जो नाविक है वो नाव खे रहा है और उनकी दृष्टि चारों ओर जा रही है। अब उनको जो जो दिखाई पड़ रहा है वो यहाँ पर कह रहे हैं, उनको जो जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं अति दूर क्षितिज पर विटप माल। अब बहुत दूर, कहीं क्षितिज में, इससे काफ़ी दूर कहीं क्षितिज। क्षितिज क्या होता है? क्षितिज वो जब इनकी नाव बीचों बीच पहुंच रही है, तो इसको आप और दूर कल्पना करिए, काफ़ी दूर कल्पना करिए, है ना, ब्लैक बोर्ड के पास, वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाऊँगी। तो उतनी दूर क्षितिज, क्षितिज कौन सी जगह होती है? क्षितिज बेटा वो जगह होती है जहाँ पर कि क्षितिज जो है वो जगह होती है जहाँ पर कि धरती और आकाश दोनों मिलते हुए प्रतीत होते हैं, जहाँ पर धरती और आकाश दोनों मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो वहाँ दूर की बात वो कर रहे हैं। उस दूर को मैं आपको यहाँ शो कर रही हूँ कि दूर जो है वो विटप माल, इनको पेड़ों के माल मतलब पेड़ों की पंक्तियाँ दिखाई दे रही हैं। क्या दिखाई दे रही है? दूर पे जाकर के पेड़ों की पंक्तियाँ, इस चीज़ को मतलब ये इतनी दूर कहीं दिखाई दे रही है, मैं यहाँ पर बना रही हूँ आपका कि अब वो क्या कह रहे हैं, अति दूर
क्षितिज पर विटपमाल। अब बहुत दूर, जब बहुत दूर उनकी दृष्टि, यहाँ से उनकी दृष्टि उतनी दूर जा रही है तो उनको वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे जो कतारबद्ध, विटप मतलब वृक्ष, माल मतलब उसकी माला से, तो इसको आप कह सकते हैं एक पंक्ति में जो पेड़ लगे हुए हैं, क्या कह सकते हैं, एक पंक्ति में जो पेड़ लगे हुए हैं, वो एक पंक्ति में लगे हुए पेड़, उन्हें उन वृक्षों को देख करके अति दूर क्षितिज पर विटपमाल, विटप मतलब पेड़, माल मतलब उसकी माला सी अर्थात पंक्तियाँ, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, एक विटपमाल अर्थात विटपमाल को विटपमाल ही लिखेगा और ब्रैकेट में लिखेगा वृक्षों की पंक्तियाँ, वृक्षों की कतार से, वृक्षों की कतार या वृक्षों की पंक्तियाँ, ठीक है, या कतारबद्ध पेड़, जो भी आप लिखना चाहें, तीनों सही है। कि अति दूर उनको क्या प्रतीत हो रहा है, ये जो पेड़ हैं वो इन अति दूर इन कतारबद्ध वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है, लगती भ्रू रेखा सी अराल, भ्रू मतलब भवें, और अपलक नभनील नयन विशाल। एक तो चीज़ है भ्रू रेखा मतलब हमारी जो भवें होती हैं, क्या होती हैं, हमारी जो भवें होती हैं, वो भवों की रेखा। अराल मतलब होता है तिरछी, अराल मीन्स तिरछी, जब हम किसी को तिरछी नज़रों से देखते हैं वो हो गया अराल। और अपलक नभनील नयन विशाल, अपलक मतलब बिना पलक झपकाए, अपलक मीन्स बिना पलक झपकाए। नभ मतलब आकाश, नभ मीन्स आकाश। नील नयन, नील मतलब नीले रंग का, नयन मतलब आँखें और विशाल मतलब बड़ा। समझ में आ गया ना। अपलक मतलब बिना पल के झपकाए, अपलक मीन्स बिना पल के झपकाए। इसके बाद है आपका नभ मतलब आकाश, नील मतलब नीले रंग का, नयन मतलब आँखें और विशाल मतलब बड़ा। तो चलिए अब इन पंक्तियों को हम क्रमबद्ध बताते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि जब उनको दूर क्षितिज पर जो कतारबद्ध वृक्ष हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है मानो वे नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भौहें हैं। क्या हैं, उनको उस नीले आकाश को देख करके, ऊपर नीला आकाश है, दूर से ये देख रहे हैं तो ऊपर नीला आकाश है, और क्षितिज पर ये जो पंक्तिबद्ध पेड़ हैं, इन पेड़ों को देख करके उन्हें ऐसा लग रहा है कि मानो आकाश की, जो नीले रंग का आकाश है उसकी वे विशाल नेत्रों की तिरछी भौहें हैं और अपलक धरती को एकटक निहार रही हैं, धरती को एकटक निहार रही हैं। एक बार फिर से बोल दे रही हूँ ये लाइन ताकि आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि दूर क्षितिज पर जो कतारबद्ध वृक्ष हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो वे नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भौहें हैं और धरती को एकटक निहार रही है। समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। माँ के उर पर शिशुसा सभी, सोया धारा से एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीत। अब वो एक नई चीज़ बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि कवि क्या है, कल्पनाशील है। यहाँ पर जो कवि हैं वो कल्पनाशील है, बहुत तरह की कल्पनाएं कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर एक नई कल्पना वो कर रहे हैं, यहाँ पर वो फिर एक नई कल्पना कर रहे हैं। और वो कल्पना क्या है कि माँ के उर पर शिशुसा समीप, सोया धारा से एक द्वीप। अब उनको नदी के बीच में कहीं पर एक द्वीप दिखाई दे रहा है। द्वीप जानते हैं ना, जहाँ पर नदी के बीच में छोटा सा कोई चट्टान या पत्थर आ जाता है और उसके चारों ओर जो है वो जल रहता है, तो उस चट्टान को क्या कहते हैं, वो एक द्वीप की तरह उनको लग रहा है। कोई बड़ा सा पत्थर या कोई चट्टान नदी के बीचों बीच उनको दिखाई दे रही है और वो उसको एक द्वीप के समान कल्पना कर रहे हैं। और वो कैसा लग रहा है कि वो एक शिशु के समान लग रहा है। माँ के उर पर शिशु सा समीप, ये जो द्वीप है
जो पास में नदी की धारा के आसपास कहीं पर एक द्वीप है, वो एक बच्चे के समान है, ठीक है, जो कि सोया धारा से एक द्वीप, वो सो रहा है। और कैसे सो रहा है? उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीक, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीक। उर्मिल मतलब क्या होता है? उर्मिल मतलब होता है लहरें, ये लहरें, ये द्वीप जो है वो कहीं पर उनको दिखाई दे रहा है। अब हम इस नदी को थोड़ा सा और बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए इस नदी को थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। इस नदी में ही कहीं पर एक द्वीप इनको दिखाई दे रहा है। अब ये जब द्वीप दिखाई दे रहा है तो इसमें क्या है? ये लहरें इसमें चल रही हैं, ठीक है। तो जो गंगा नदी की लहरें जो इस द्वीप से टकरा रही हैं, क्या मतलब है? उर्मिल मतलब होता है लहरें, प्रतीप मतलब उल्टा कर दे रही है। क्या मतलब हुआ कि इस धारा में, तो इसको आप पहले समझिए फिर मैं आपको लिखवा दूंगी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब उनके मन में इस द्वीप को देख करके ये कल्पना आ रही है। क्या कल्पना आ रही है? इस द्वीप को देख कर उनको ये कल्पना आ रही है कि जैसे कि एक छोटा सा द्वीप है जो कि एक बच्चे के रूप में सोया हुआ है। और किस तरह से सोया हुआ है कि ये लहरें जब इससे टकरा रही हैं तो ये इन लहरों को उल्टा कर दे रहा है। क्यों लहरें टकराती हैं किसी चीज़ से? नाव से भी टकराएंगी तो नाव को क्या कर देंगी? अभी इस पोयम में आया भी है ये, ठीक है, इस पोयम में आया भी है कि जो लहरें नाव से टकराती हैं वो लहरें क्या हो जाती हैं? उल्टी होकर के बहने लगती है। अगर आपने नौका विहार किया है ना, अगर आप किसी नदी में गए हैं और आपने नौका विहार कहीं भी किया है तो ये पोयम आपको बिल्कुल समझ में आ जाने वाली है। ख़ास तौर से जब इसका हम पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन आपके सामने कर रहे हैं तो वही सेम चीज़ यहाँ पर इस द्वीप को देख करके भी लग रही है कि मानो कि ये एक द्वीप जो है वो एक बच्चे के समान है जो माँ के हृदय पर सोया हुआ है। और उससे जो टकराने वाली लहरें हैं वो कैसी हो जा रही हैं? वो उल्टी होकर के बह रही हैं। समझ में आ गया? तो चलिए इसको लिख लीजिए आप कि कवि आगे कहते हैं, इसको आप लिखेंगे ना तो कैसे लिखेंगे कि कवि आगे कहते हैं कि वहाँ पास ही में एक द्वीप है जो लहरों के प्रवाह को विपरीत दिशा में मोड़ दे रहा है, जो लहरों के प्रवाह को विपरीत दिशा में मोड़ दे रहा है। गंगा की धारा के मध्य स्थित उस द्वीप को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है या ऐसा आभास हो रहा है, कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है या ऐसा आभास हो रहा है जैसे कोई छोटा सा बालक अपनी माँ के हृदय स्थल से लगकर सो रहा हो, अपनी माँ के दिल से लगकर सो रहा हो या माँ के हृदय स्थल से लगकर सो रहा हो। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ कम टू फोर्थ पैराग्राफ। वह कौन विहग क्या विकल को उड़ता हरने निज विरह शो छाया की कोकी को विलो। वह कौन विहग क्या विकल को उड़ता हरने निज विरह शो छाया की कोकी को विलो। अब दूर उनको, अब फिर देखिए, फिर थोड़ा सा हम लोग पिक्चर बनाते हैं। पिक्चर बनाने में बड़ा मजा आता है। छोटी छोटी चिड़िया, जब आप आकाश में चिड़िया दिखाते हैं तो कुछ इस तरह की दिखाते हैं आकाश में चिड़िया, कि दूर से तो उनको चिड़िया बस ऐसे ही दिखाई देंगी, है ना। तो इस तरह की चिड़िया, उनको कोई एक, ये चिड़िया तो झुंड में उड़ रही है, कोई एक दूर पक्षी जो है वो अलग से उड़ रहा है। एक पक्षी जो है, चिड़िया झुंड में उड़ रही होंगी ऊपर, और अलग से कोई एक पक्षी जो है वो उड़ रहा है। तो उस अकेले पक्षी को देख करके वो क्या कहते हैं? वह कौन विहग, विहग मतलब पक्षी, विहग मीन्स पक्षी। वो पूछ रहे हैं वो पक्षी कौन है? क्या विकल कोक, क्या वो कोक पक्षी है? क्या वो चकवा है? कोक मतलब चकवा, आपको बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, चकवा और चकवी। ठीक
ठीक है, चकवा और चकवी। चकवा पक्षी का आपने बहुत बार वो किया है, चकवा पक्षी का आपने बहुत बार, चकोर जिसे कहते हैं, चकवा पक्षी जो है वो आप बहुत बार इसका उदाहरण और बहुत बार इसकी बातें साहित्य में, हिंदी साहित्य में इनके बारे में पढ़ चुके हैं। ये वही चकवा चकवी है जो कि केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद ही धारण करता है। ये वही पक्षी है जो केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद को धारण करता है। तो वो कह रहे हैं, जब वो दूर इस पक्षी को देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि वो कौन सा पक्षी है, क्या वो व्याकुल चकवा है, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया थी कोकी को विलो। ठीक है, अब क्या है, देखिए नदी मैंने आपकी यहाँ तक बनाई थी और नदी जो है वो मैंने आपकी यहाँ तक बनाई थी। अब इसको हम बीच में हटा देते हैं पक्षियों को, और वो कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जो पक्षी है ना, इसकी छाया भी वहीं पर पड़ रही है। आकाश में जो कुछ भी हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आकाश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी छाया जो है वो इस गंगा नदी पर पड़ रही है। आकाश में जो कुछ भी दृश्य है, चाहे वो नीला आकाश है, चाहे वो चंद्रमा है, चाहे वो तारे हैं, और चाहे वो ये पक्षी ही नहीं है, इन सब का प्रतिबिंब आप पोयम में पढ़ते आए हैं कि वो यहाँ पर पड़ रहा है। तो अब इस पक्षी का प्रतिबिंब जब यहाँ पर पड़ रहा है तो कवि क्या कह रहे हैं, जब इस पक्षी का प्रतिबिंब यहाँ पर पड़ रहा है तो कवि ये कह रहे हैं कि क्या वो विकल कोक है, क्या वो व्याकुल पक्षी है जो उड़ता हरने निज विरह शोक, जो कि उसके मन में क्या है, विरह, उसके मन में क्या है, विरह। विरह मतलब अपनी चकवी से वो दूर है। कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में कभी कभी आपको विरह की जगह विहर शब्द मिल जाएगा, गलत प्रिंटिंग है, समझ में आ रहा है, वो गलत प्रिंटिंग है, विरह की जगह विहर शब्द भी मिल जाएगा, तो वो जो है वो गलत प्रिंटिंग है। ठीक है, तो उसको सही कर दीजिएगा। तो वो कह रहे हैं कि क्या वो चकवा पक्षी है जो कि अपनी चकवी से दूर है, लेकिन वो इस अपनी ही छाया को जब जल में देख रहा है, जब अपनी ही छाया को जल में देख रहा है, तो वो व्याकुलता से आकाश में उससे मिलने के लिए उड़ रहा है। समझ में आ गया कि जब ये जो चकवा है ये अकेले है, इसके साथ चकवी नहीं है, लेकिन जब वो नीचे इस जल की धारा के में जो उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, जब वो अपनी ही प्रतिबिंब को देख रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इसको अपनी चकवी समझ रहा है और व्याकुलता से आकाश में उड़ रहा है। समझ में आ गया? अब इसको आप लिख लीजिए, समझ में आ गया होगा। अब इसको आप लिखिए, इसको आप लिखिए कि वो क्या कहते हैं कि वहीं कहीं गंगा नदी के ऊपर, वहीं कहीं गंगा नदी के ऊपर एक पक्षी को उड़ते देख कवि यह सोचने लगता है कि कहीं यह चकवा तो नहीं है, कहीं यह चकवा तो नहीं है, जो भ्रमवश जल में अपनी ही छाया को, भ्रमवश जल में अपनी ही छाया को चकवी समझकर उसे पाने की चाह किए, चकवी समझकर उसे पाने की चाह किए, विरह वेदना को अपनी विरह वेदना को मिटाने के लिए, अपनी विरह वेदना को मिटाने के लिए व्याकुल होकर, अपनी विरह वेदना को मिटाने के लिए व्याकुल होकर आकाश में उड़ रहा है, आकाश में उड़ रहा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब देखिए इसका काव्य सौंदर्य आप लिखेंगे तो काव्य सौंदर्य में बेटा क्या लिखेंगे? पहले तो आप लिखेंगे कि जो प्रस्तुत पद्यांश है उसमें कवि ने
अपनी सूक्ष्म कल्पनाओं को। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपनी सूक्ष्म कल्पनाओं को द्वीप तथा पक्षी आदि का वर्णन करके, अपनी सूक्ष्म कल्पनाओं को पक्षी, द्वीप आदि का वर्णन करके चित्रित किया है। और गंगा नदी के सौंदर्य को एक शब्द है, सुंदर शब्द लीजिए, गंगा नदी के सौंदर्य को अतिरंजित करने का प्रयास किया है। और गंगा नदी के सौंदर्य को अतिरंजित करने का प्रयास किया है। समझ में आ गया? ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इस पैराग्राफ में आप मुझसे पूछिएगा।